हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस से संबंधित, और ईवीएस में हमारा टॉपिक्स रहेगा जल चक्र, वाटर साइकिल। इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको आइए सीखते हैं अच्छी तरीके से। अब कह रहा है कि जल चक्र क्या है जल चक्र। जल चक्र की प्रक्रिया हमेशा निरंतर चलती रहती है, जैसे बारिश होना, फिर बारिश होकर के वाष्पीकरण होना। इस तरह की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। तो पढ़ते हैं जल चक्र से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को कॉन्सेप्ट के साथ। ये रहे हमारे जल चक्र। जल चक्र है वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी पर मौजूद लगातार वाष्पीकरण होता है, वाष्प बनता है। वाष्प बनने के बाद छोटे छोटे बूंदें मिला करके बादल का निर्माण होता है, और बादल का निर्माण होने के बाद भारी हो जाता है। उसके बाद जमीन पर बरसने लगता है, जिसे वर्षण की प्रक्रिया कहते हैं। तो फिर होता है वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है, और फिर नदियां, झीलों, समुद्रों में जाकर दोबारा से पहुंचता है, और वाष्प की क्रिया फिर से होने लगती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जल चक्र। यही है हमारा जल चक्र। तो आइए सीखते हैं कि जल चक्र के कौन कौन से चरण हैं। तो हमारे पास है वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण, अवशोषण और भूजल प्रवाह। वापस से फिर बहाव आएगा, फिर उसके बाद वाष्पीकरण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले कि वाष्पीकरण क्या है, इवेपोरेशन क्या है, इसको सीखते हैं। सूर्य की गर्मी से समुद्र, झील, नदी और महासागरों से जो जल वाष्पीकरण के रूप में ऊपर उठता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। यानी सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदी, झील और तालाब का पानी भाप यानी जलवाष्प के रूप में ऊपर उठेगा, और फिर ऊपर उठने के बाद क्या होगा, संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो वाष्पीकरण यही है कि जल का भाप में उड़ना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। फिर ये पहला चरण है। आपसे बता दें कि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि जल चक्र का पहला चरण, प्रथम चरण क्या है, तो वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जल चक्र का प्रथम चरण है। अब फिर नेक्स्ट आते हैं संघनन की क्रिया पर। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या। ये था नदी, झीलों और तालाबों से भाप उड़ना, वाष्पीकरण। लेकिन हम देखते हैं कि पेड़ पौधे भी हमारी इस धरती पे हैं, तो इसमें भी क्या होता है, यहाँ भी होता है। आपको यहाँ भी गैस के रूप में चीजें उड़ती हैं। तो जो पेड़ पौधे पत्तियों से हमें जल ऊपर उठता है वाष्प के रूप में, तो ये चीजें आपको वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी कह दें अगर स्पष्ट रूप से कि पत्तियों से अगर जो जल उड़ रहा है, प्लांट, पेड़ पौधे से जो जल उड़ रहा है, वो वाष्प उत्सर्जन के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे, पेड़ पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से जो जलवाष्प छोड़ते हैं, इन्हें हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद हमारी प्रक्रिया आती है संघनन। संघनन के अंतर्गत वो प्रक्रिया है जिसमें गैस या जलवाष्प ऊपर उठ करके जाकर बादल का निर्माण कर लेते हैं, और बादल का निर्माण होता है तो वह द्रव के रूप में हो जाता है, पानी के रूप में हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संघनन। संघनन की प्रक्रिया होती है। अब उसके बाद जब बादल भारी हो जाता है, तो बूंद इकट्ठा होकर के भारी होता है, तो वो पृथ्वी पर टपकने लगता है, पृथ्वी पर वापस से आ जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्षण या वर्षा कहते हैं। तो हम लोग इसको देख रहे हैं, जब बादल भारी हो जाते हैं तब पानी वर्षा, बर्फ, ओलों के रूप में धरती पर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम वर्षण कहते हैं, आमतौर पर इसे वर्षा कहते हैं। तो ये रहा वर्षण। उसके बाद हमारा अवशोषण होगा, बारिश होती है, उसके बाद पानी क्या होता है, नदी, नाला, झील, तालाब और समुद्र में चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पानी रह जाते हैं जो जमीन के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं। तो वो जमीन के अंदर जो पानी गया, सोख लिया गया, वह प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। वर्षा का कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है, ये भूजल, ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल के रूप में इसे हम जानते हैं। जमीन के अंदर गया, और ये वाला पानी भूमिगत जल कहलाता है, भूजल कहलाता है, जो हम लोग पीने के योग्य उसको मानते हैं। जमीन के अंदर का पानी हम लोग पीते हैं उसको। और उसके बाद जब ये अवशोषण हुआ, उसके बाद कुछ ऐसे पानी होते हैं जो प्रवाह होता है, धीरे धीरे झरनों, नदियों, समुद्रों तक पहुंच जाता है। ये पानी जब वहां पहुंचता है तो वो स्थिर होता, लास्ट में हमारा पानी समुद्र में जाकर के मिलता है।
लेकिन फिर वही प्रक्रिया वापस से होती है, क्या होता है, फिर वही वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण फिर होगा, फिर उसके बाद संघनन होगा, फिर बारिश होगी। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जल चक्र। ये प्रक्रिया बार बार होती है, इसी प्रक्रिया को हम जानते हैं कि जल चक्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, वर्षा का पानी नदियों, झीलों, समुद्रों की ओर बहता है, इसी सतही बहाव कहते हैं, इसीलिए इसको बहाव कहा गया। और फिर वही पानी फिर भाप बनकर ऊपर उठना शुरू होगा, फिर वह पानी फिर बरसना शुरू होगा। इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग जल चक्र के रूप में जानते हैं। तो ये रहे हमारे जल चक्र के बारे में। अच्छा, आइए सीखते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में और उससे प्रभावित होने वाले तत्वों के बारे में सीखते हैं। जल चक्र से जो प्रभावित होने वाले कारक हैं वो सूर्य की गर्मी, सूर्य की गर्मी होगी, तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण होगा हवा के रूप में। वनों की संख्या में अगर आप कटौती करोगे तो जल चक्र प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन होता है तो प्रभावित होगा। ये हमारे जल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक बनते हैं। कौन कौन? सूर्य की गर्मी, तापमान, हवा, वनों की संख्या, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो जल चक्र क्या, आपसे अगर पूछ लिया जाए तो वाष्प बनकर ऊपर उठने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और फिर उसके बादल बनना, और फिर जल क्या करता है, वापस से पृथ्वी पर पहुंचना, क्या होगा, हमारा जल चक्र होगा। जल चक्र का पहला चरण होगा वाष्पीकरण। आपको बता चुका हूं बादल किस प्रक्रिया से बनते हैं, तो संघनन की प्रक्रिया से बादल बनता है। बादल का निर्माण संघनन की प्रक्रिया से। पौधों द्वारा जलवाष्प छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। यानी पौधों द्वारा पत्तियों में जो जल होता है वो भी ऊपर उठता है, तो ये वाली प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाएगी। जल चक्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत है वो सूर्य, यानी सबका ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सूर्य से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और जल चक्र का महत्व क्या है, पृथ्वी पर जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखती है। जल चक्र होगा तो हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जल चक्र खत्म हो गया, बारिश होना खत्म हो गया, तो हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। फिर वर्षा होती है, भूजल का पुनर्भरण होता है, जमीन एकदम सूख जाती है, सुखासड़ हो जाता है। तो जब जल चक्र शुरू होता है तो उसमें पुनर्भरण हो जाता है, फिर से वह पृथ्वी जीवित हो जाती है, वो रिचार्ज हो जाता है। क्या होता है? रिचार्ज हो जाता है। आमतौर पर उसे रिचार्ज बोलेंगे कि हमारी पृथ्वी अब रिचार्जेबल हो गई है पानी की उपस्थिति के कारण, तो उसे पुनर्भरण कहते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का पानी मिलता रहता है। अगर जल चक्र होगा तभी तो सब लोग पानी पी पाएंगे, अन्यथा पानी हमारी पृथ्वी पर कहाँ, ऊपर से आता है और ये नदी तालाबों में भरता है तो पीने योग्य होता है। और अन्यथा समुद्र का पानी हमारे पीने योग्य तो है नहीं, क्योंकि वो खारा पानी है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो पृथ्वी पर है वो पृथ्वी पर 97% जो पानी है वो 97% खारा पानी है, और उसके बाद जो मीठा पानी है जो हमारे लिए उपयोगी है वो है 3%। लेकिन आप ये भी यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो आसानी से पानी हमें प्राप्त होता है, जो हमारे पीने योग्य पानी है वो तो 3% है, लेकिन आसानी से हमको पानी प्राप्त नहीं होता है। वो 1% ऐसा पानी होता है जो नदी में मिलता है और ज़मीन के अंदर से मिलता है, वो 1% होता है। और इसमें 2% ऐसे हो जाते हैं जो ग्लेशियर जो बर्फ़ की चादर होती हैं, वहाँ वो बड़े आसानी से पानी प्राप्त नहीं होता। तो हमें 1%, मात्र 1% पानी हमें आसानी से पीने के लिए मिलता है। तो फिर पर्यावरण को संतुलन बना रहता है। जब जल चक्र चलता है तो पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू करने लगते हैं। तो इस तरह से हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। जल चक्र का सरल क्रम क्या है? सरल क्रम यह है कि जल चक्र सबसे पहले वाष्पीकरण होगा, फिर दूसरा क्या होगा, संघनन होगा, फिर क्या होगा, जब संघनन होगा तो बादल बनेगा, बादल की प्रक्रिया हुई तो भारी हो जाएगा बादल, तो वापस से वर्षण की प्रक्रिया हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी, जमीन पर आ जाएगा, तो ये वर्षा की प्रक्रिया वर्षण की प्रक्रिया कहलाएगी। फिर उसके बाद अवशोषण होगा, उस जमीन पानी को सोखेगा, फिर बहाव होगा, यानी नदी नाला तालाब में जाकर के पहुंच जाएगा। ये हमारे जल चक्र के क्या है, क्रम है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह सारे प्रश्न को हम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सीख पा रहे हैं। चलो आओ फिर आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में। अब क्वेश्चन देखते हैं एक दृश्य से। जल चक्र क्या है? जल के निरंतर घूमने की प्रक्रिया कहलाती है जल चक्र। फिर जल चक्र अंग्रेजी नाम है वाटर साइकिल। और पहला चरण क्या है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसके द्वारा होता है? सूर्य की गर्मी के द्वारा। जल वाष्प किस दिशा में? ऊपर की ओर उठता है। आपको पहले बताएं, वाष्प ऊपर उठता है और फिर यह संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, फिर बादल बनना शुरू हो जाता है।
जलवाष्प किस दिशा में? ऊपर की दिशा में। बादल किससे बनते हैं? जलवाष्प से। बादल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। वर्षा किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो वर्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। वर्षा का जल कहाँ जाता है? नदियों, झीलों और समुद्रों में। अंत में समुद्र में जाकर के मिलता है। पौधों से जो जलवाष्प की प्रक्रिया है, जो जल छोड़ते हैं, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पानी क्या होता है? भूमि के अंदर सोख लेता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण। जमीन के अंदर पानी क्या कहलाता है? भूजल, यानी भूमिगत जल या कहें भूजल कहते हैं। जल चक्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत वो है सूर्य। सूर्य के माध्यम से हर चीज क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल का स्रोत है वो है समुद्र। समुद्र में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है, इसलिए सबसे बड़ा स्रोत समुद्र हो जाएगा। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा, जो 97% अपने आप में रखता है इस पृथ्वी पर, और 3% मीठा पानी है इस पृथ्वी पर। ओके। फिर जल चक्र किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। जल चक्र कब से चल रहा है? पृथ्वी के निर्माण से। जब तक ये पृथ्वी बनी है तभी से ये जल प्रक्रिया शुरू हो गया है। फिर देखते हैं जल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल को संतुलन बनाए रखना, यानी जितनी मात्रा हमें जरूरी है उतना ही संतुलन बना के रखता है। जल चक्र क्या होता है? वर्षा होती है। जल चक्र भूजल में क्या होता है? पुनर्भरण होता है। जब बारिश होगी, जमीन हरी भरी हो जाएगी, तो वो पुनर्भरण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जल चक्र में किसानों को क्या लाभ होता है? सिंचाई के लिए पर्याप्त इनको पानी मिल जाता है। जल चक्र में बादल कहाँ बनते हैं? तो वायुमंडल में बनते हैं, ऊपर उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में बादल का होता है जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। मानसून की प्रक्रियाएं हमारे क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती हैं। तो ये रहे, फिर आओ फिर आगे सीखते हैं इसी तरह सारे प्रश्नों का संग्रह। ये रहा प्यारा प्यारा सा सवाल। जल चक्र सबसे आवश्यक तत्व है जल और सूर्य। जब सूर्य होगा, सूर्य की गर्मी से होगी वाष्पीकरण। तो सबसे पहले जल चाहिए। जल चक्र के लिए सबसे पहले जल, और उसके बाद गर्मी। सूर्य की गर्मी से ही तो वाष्पीकरण होगा। ये गर्मी आएगी तो ये वाष्प के रूप में वापस ऊपर जाएगा, तो वो वाष्पीकरण कहलाएगा। ये है क्रम, देखो, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, बहाव और अवशोषण, और फिर पुनः वाष्पीकरण। यह प्रक्रिया कहलाती है जल चक्र। इस तरह सारे अच्छे अच्छे प्रश्न देखो। वर्षा मापने का यंत्र, वर्षा मापी। आर्द्रता मापने का यंत्र, हाइग्रोमीटर। बादल किस मंडल में बनते हैं? तो क्षोभ मंडल में। जल चक्र सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? 71%, और 29% क्या है? धरातल है प्यारे बच्चों। धरातल यानी कि जमीन जहाँ पे हम लोग रह पा रहे हैं, ये है धरातल 29%। सूर्य की ऊष्मा से जल किस रूप में? जलवाष्प में बदल जाता है। ओस कब बनता है? रात के तापमान घटने पर, जब हमारे पास 1 से 0% हो जाता है। पाला कब बनता है? जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कोहरा क्या है? धरातल के पास बना हुआ बादल। बादलों का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। काले बादल वर्षा क्यों लाते हैं? अधिक जलकण होते हैं इसके अंदर, जल की मात्रा भरी होती है, इसलिए काले बादल हो जाते हैं। वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? वो है बादल। बादल के माध्यम से ही पानी बरसता है, इसलिए स्रोत वर्षा का बादल हो गया। नदियां अंत में कहाँ मिलती है? तो समुद्रों में मिलती है। अब आपसे अच्छे अच्छे प्रश्न आपको लिखने के लिए दे रहा हूँ। इन सारे प्रश्नों को आपको लिखना है। एक लाइन से आपको अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को आप लिख लीजिए। उसके बाद और आइए देखिए, ये रहे अच्छे अच्छे प्रश्न, इसको भी देखिए और पढ़िए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ये सारे प्रश्न आप कर पाएंगे। जैसे जल चक्र में जल नष्ट होना होता है, क्या होता है जल? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो पानी हम यूज कर रहे हैं वापस से वो पानी हमारा वाष्पीकरण करके ऊपर चला जाएगा। अगर हम अपने बॉडी में पी ले रहे हैं तो उत्सर्जन के माध्यम से कुछ बाहर निकलता है, और हमारे शरीर से पसीना उसीना के माध्यम से वाष्पीकरण होकर के भी वापस चला जाता है। या स्पष्ट रूप से अगर कह दें आपसे कि पानी का क्या क्षरण होता है, नुकसान होता है, तो नहीं। वही चीज हमसे कह रहा है, जल चक्र में जल नष्ट होता है? नहीं। अब यहाँ का पानी किसी दूसरे प्रदेश में बरस जाता है, दूसरे का पानी किसी दूसरे प्रदेश में बरस जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यही कारण है कि कुछ जगह पे बाढ़ आ जाती है, कुछ जगहों पे सूखा हो जाता है, वहाँ का पानी कहीं और जाकर के बरस जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जल चक्र में द्रव रूप में है पानी और ठोस रूप में है बर्फ। आओ फिर देखते हैं, ये अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, यहाँ भी देखो सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। पेड़ों का क्या महत्व है? वह वाष्पोत्सर्जन करते हैं, वाष्प उत्सर्जन करते हैं, वो भी एक प्रक्रिया है। चलो आओ इसमें भी देखते हैं। ये रहे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आप इनको तैयार कर दीजिए। आपका जल चक्र टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। फिर बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट तैयार हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ बने रहें। EVS की क्लास में आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह मिलता रहेगा। अगर वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना सकें।